Hello students, welcome to EduBit. Well, we are going to discuss our session of accountancy, and in that session we will discuss basic to detail everything information related to accountancy. So फ्रेंड्स, इस सेशन में हम अकाउंटेंसी का बेसिक से रिलेटेड लेके डिटेल तक सारा डिस्कशन करेंगे, जिसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो बेसिकली ये जो सेशन यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अगर कोई भी क्वेश्चंस जो है क्रॉस आएंगे तो वहाँ पे आपको अच्छी तरह से आप वो सॉल्व कर पाओगे। ठीक, तो वेल, एंड अनदर थिंग दैट अगर आपको हमारे PYQs चाहिए, ठीक है, जो कि BCom या MCom एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो आप हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, एंड आप जो है हमारे ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से आप जो है ये वहाँ पर से कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, जहाँ से आपको डिटेल सेशंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। तो लेट्स बिगिन अ सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं अकाउंटेंसी का बेसिक स्टार्ट करते हैं। तो बुक कीपिंग, तो सबसे पहले देखो अकाउंटेंसी तो बाद में आता है, सबसे पहले बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या कहेंगे? सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी, इट स्टेज इट प्राइमरी। ओके, तो सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, आपको याद होगा कि जो ट्रांजेक्शन जिनको हम मॉनेटरी यानी मनी फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, सिर्फ वही जो है रिकॉर्ड होते हैं अकाउंटेंसी में। तो सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं मनी में, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। और रिकॉर्ड करने के लिए क्या यूज किया जाता है? जर्नल, देन सब्सिडरी बुक्स होती हैं, एंड उसके बाद उसको क्या किया जाता है? लेजर पोस्टिंग, यानी उसमें लेजर लेजर में क्या होता है? उसमें क्लासिफिकेशन किया जाता है ट्रांजेक्शन का, एंड उसके ऊपर से ट्रायल बैलेंस बनता है। तो बुक कीपिंग जो है, बुक कीपिंग में क्या होता है? सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन जिनको हम मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, और ये स्टेज प्राइमरी होता है। बुक कीपिंग जो होती है, ठीक है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना। ठीक है, याद रखना। देन बुक कीपिंग के जो फादर हैं, फादर ऑफ बुक कीपिंग, उनको बोलेंगे लुकास एफ पैसियोली। और याद रखना ये इटालियन मैथमेटिशियन एंड फ्रांसिस्कन फ्रायर है। ओके, और इनकी जो बुक है जो इन्होंने पब्लिश की थी 1494 इटली में, दैट इज दी कंप्यूटिस स्क्रिप्चर्स। ठीक है, याद रखना। नाउ अकाउंटिंग क्या होता है? तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग द ट्रांजेक्शन दैट कैन मेजर इन मनी। अकाउंटिंग इज द सेकेंड स्टेज। तो अकाउंटिंग में पूरा प्रोसेस होता है, मतलब कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, क्लासिफिकेशन होता है, उसका समराइजिंग होता है, समराइजिंग के लिए ट्रायल बैलेंस बनता है, एंड देन उसके रिजल्ट्स को एनालाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फाइनल अकाउंट्स, जिनको हम मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ ये रिजल्ट्स को इंटरप्रेट किया जाता है टू द यूजर्स। ठीक है, तो अकाउंटिंग एक सेकेंडरी स्टेज है। बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का कि हमारे जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं या हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको पता करना, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एंड जो है फाइनेंशियल कंडीशन पता करना। तो याद रखना, जब बुक कीपिंग खत्म होता है, यानी जब व्हेन बुक कीपिंग एंड होता है तो अकाउंटिंग स्टार्ट होता है, और जहाँ पे अकाउंटिंग खत्म होता है वहाँ पे ऑडिटिंग स्टार्ट होता है। बस ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से। देखो, पहले बुक कीपिंग होता है, उसके बाद अकाउंटिंग होता है। जब अकाउंटिंग प्रोसेस पूरी हो जाएगी उसी के बाद ही तो ऑडिटिंग होगी ना। आपको ये लॉजिकली चीज़ आपको याद रखनी है। नाउ अकाउंट क्या है? तो अकाउंट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम अपने मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स, चाहे वो पर्टिकुलर पर्सन के हो, इंस्टीट्यूशन, फर्म या बैंक के, वो रिकॉर्ड करते हैं। जबकि अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंटेंसी हम कह सकते हैं एक मेथड या सिस्टम होती है जिससे अकाउंटिंग किया जाता है ना। ट्रांजेक्शन्स, तो ट्रांजेक्शन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। ठीक है, मनी टर्म्स में होते हैं और नॉन मॉनेटरी भी होते हैं। ओके, देन अकाउंटिंग प्रोसेस। तो अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है कि इसमें क्या होता है? पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस में रिकॉर्डिंग होता है, यानी
रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल यूज होता है, क्लासीफाई करने के लिए लेजर होता है जैसा कि मैंने आपको बताया था, समराइजिंग के लिए ट्रायल बैलेंस, एनालाइजिंग के लिए फाइनल अकाउंट एंड इंटरप्रिटेशन के लिए ऑडिटिंग। ठीक, ऑडिटिंग से चेक किया जाता है कि वेदर जो भी फाइनेंशियल अकाउंट्स में जो डेटा शो की गई है यानी जो भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रू है कि नहीं। नो, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो अकाउंटिंग के जो यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स। देखो, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है ये मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, पार्टनर्स और प्रोप्राइटर्स यानी कि जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, ठीक है, वो सभी यूज करते हैं और ये सारे इंटरनल यूजर्स होते हैं। ठीक है, देन एक्सटर्नल यूजर्स जो होते हैं उसमें कस्टमर्स होते हैं, लेंडर्स यानी जिनसे मनी उधार लेते हैं या तो, और देन सप्लायर्स यानी जिनसे गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करवाते हैं बिजनेस में, देन गवर्नमेंट है वो टैक्सेशन पर्पस के लिए, देन पब्लिक है, देन टैक्स अथॉरिटीज, रिसर्चर्स, इन्वेस्टर्स, ये सभी यूज करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। ना ऑब्जेक्टिव, नाउ सॉरी, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंट ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है अंडरस्टैंडेबिलिटी, देन रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी। यानी कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है वो अंडरस्टैंडेबल होती है, वो रेलिवेंस होती है, यानी कोई ना कोई जो है जो इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड होती है। रिलायबिलिटी यानी क्योंकि ये क्या होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स कन्वेंशंस पे बेस्ड होती है, सो रिलायबल होती है, वर्ल्ड वाइड सेम होती है। देन कंपेरेबिलिटी यानी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से जो है एक फॉर्म या एक बिजनेस है उसके अकाउंट को आप दूसरे कोई भी बिजनेस से आप कंपेयर कर सकते हो। ना ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, सिर्फ एक तरह की अकाउंटिंग नहीं है, बहुत सारे टाइप की अकाउंटिंग है, लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है उससे क्या होता है कि ये पता किया जाता है कि बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस कैसा है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सिर्फ जो ये अकाउंटिंग होती है वो इंटरनल यूजर्स यानी मैनेजमेंट के लिए यूज की जाती है। देन कॉस्ट अकाउंटिंग यानी कॉस्ट जानने के लिए। टैक्स अकाउंटिंग जो टैक्सेशन के लिए होता है, आपको पता होगा कि टैक्स जो है लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसके लिए एक सेपरेट अकाउंटिंग रखी गई। देन गवर्नमेंट अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग यानी इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है उसके लिए। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। तो ये सारे ब्रांचेस है अकाउंटिंग के। ना अकाउंटिंग के मेथड्स क्या है, तो मर्सेंटाइल जो मेथड है उसमें क्या होता है, कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों रिकॉर्ड होते थे। ठीक है, दूसरा है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं। नाउ सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो कैश सिस्टम होता है, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री एंड इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग सबसे ज्यादा डबल एंट्री किया जाता है। तो सिंगल एंट्री जो सिस्टम है अकाउंटिंग का, इसको इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है और ये स्मॉल बिजनेसमैन के लिए यूज होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एंट्री होती है। यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं यानी कि डेबिट और क्रेडिट, वो दोनों रिकॉर्ड नहीं होते। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, पर्सनल अकाउंट या और कैश अकाउंट बनाए जाते हैं। प्रॉफिट का सिर्फ एस्टिमेट होता है। और यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के डिस्क्लोज किया जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस जो है यहाँ पे दो मेथड से कैलकुलेट होता है, नेट वोट मेथड एंड कन्वर्जन मेथड। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे दो मेथड से कैलकुलेट होता है, नेट वोट मेथड एंड कन्वर्जन मेथड। ठीक है, देन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली ऐसा कहा जाता है कि हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन उसकी वजह से दो अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं। यानी हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। यानी अगर आप कुछ दे रहे हो तो कुछ ले रहे हो, यानी यहाँ पे ये जो है होल सिस्टम कहा जाता है। यहाँ पे बैलेंस होता है और इसको कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन होता है। यहाँ पे मोस्टली यही यूज किया जाता है। ठीक है, मोस्टली यही यूज होता है, यानी हर एक जो ट्रांजेक्शन होता है उसके दो इफेक्ट हो। ठीक है, देन इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में कहते हैं कि ट्रांजैक्शन जो है वो कोई भी इंडियन लैंग्वेज लाइक हिंदी, उर्दू, बंगाली में रिकॉर्ड होते हैं। और यहाँ पे जो है प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, जहाँ पे हर एक ट्रांजैक्शन के दो फोल्ड यानी दो एस्पेक्ट होते हैं, जमा यानी डेबिट और नाम यानी क्रेडिट।
ठीक है ना। रिकॉर्डिंग, तो अब बात करें तो स्मॉल फॉर्म्स है वो ट्रांजेक्शन को जर्नल में ही रिकॉर्ड करते हैं, और जर्नल को याद रखना है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। लाइक जर्नल को प्राइमरी एंट्री या प्रिंसिपल बुक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ही जाके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, और कौन से ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी जिस तरह से वो ट्रांजेक्शन होते रहते हैं उस तरह से उसी ऑर्डर में ये रिकॉर्ड किए जाते हैं। देन लास्ट फॉर्म, जो बड़ी बड़ी फॉर्म्स होती हैं वो अलग अलग डिफरेंट बुक्स बनाती हैं, और उसको बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और सब्सिडरी बुक्स, और 8 सब्सिडरी बुक्स है। देखो याद रखना कितनी है, 8। कैश बुक जहाँ पे सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन या बैंक ट्रांजेक्शन होते हैं। देन परचेज बुक जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज होता है गुड्स का। देन सेल्स बुक में सिर्फ, देखो याद रखना, सिर्फ गुड्स की बात की गई है, अभी फर्नीचर होगा तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ही रिकॉर्ड होगा। सेम वे में सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ही रिकॉर्ड होगा, सिर्फ गुड्स का ही बता रहे हैं, वो भी क्रेडिट। अगर कैश परचेज या कैश सेल हुआ तो वो कैश बुक में आएगा। देन परचेज रिटर्न बुक, यानी कि जो गुड्स जो परचेज की गई थी क्रेडिट पे और वो अगर रिटर्न की गई तो वो परचेज रिटर्न बुक में आएगी। सेम वे में सेल्स रिटर्न बुक, जिसमें क्या होगा, जो गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड हुई थी वो रिकॉर्ड होंगी इसमें, ठीक है, और रिटर्न हुई। देन बिल्स रिसीवेबल बुक, जो अमाउंट बाकी है मिलना वो यहाँ पे आएगी। देन बिल्स पेबल बुक, जो अमाउंट पेबल है वो यहाँ पे आएगी। ना जर्नल प्रॉपर बुक, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें कुछ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, लाइक ओपनिंग एंट्री है, क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री, ओमिशन एंट्री, परचेज या सेल जो होता है एसेट्स का, चाहे वो क्रेडिट पे हो। देन डिस्काउंट अलाउड, रिसीव्ड एंट्री, बैड डेब्ट्स एंट्री, प्रोविजन एंट्री, तो ये सारे ट्रांजेक्शन जनरल प्रॉपर बुक। ना कैश बुक, तो कैश बुक में कितने कॉलम्स की होती है, देखो सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, डबल कॉलम कैश बुक होती है। देखो सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश, डबल कॉलम जो होता है वहां पे कैश या डिस्काउंट, ठीक है। देन 3 कॉलम में कैश, बैंक और डिस्काउंट कॉलम होता है। और पेटी कैश बुक में दो तरह की होती है, सिंपल पेटी कैश बुक एंड एनालिटिकल पेटी कैश बुक। कैश बुक का दोनों फंक्शन होता है, ये जर्नल और लेजर की तरह काम करती है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। कभी भी बैलेंस जो होता है कैश बुक का कभी भी क्रेडिट बैलेंस शो नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ डेबिट बैलेंस ही शो करता है। अगर सिंगल कॉलम कैश बुक है तो वहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम होता है, चाहे वो कैश का हो या बैंक का हो, जैसा मैंने आपको बताया। 2 कॉलम होते हैं वहाँ पे, 2 कॉलम में चाहे हो सकता है कैश एंड बैंक या कैश एंड डिस्काउंट, ऐसे कॉलम्स होंगे। और जब भी कैश बुक जो है हम प्रिपेयर करते हैं, हमें डिस्काउंट कॉलम का बैलेंस फाइंड नहीं करना होता है। जब 3 कॉलम कैश बुक होती है तो वहाँ पे 3 कॉलम्स होते हैं, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, जहाँ पे हम जो है एक एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं रिवर्स या ऑफसेट, यानी कि जहाँ पे जो है कैश और बैंक दोनों अकाउंट अफेक्ट होते हैं एक साइड। यानी यहाँ पे जैसे कैश जो है बैंक में डिपॉजिट हुआ या तो कैश विड्रॉ किया फ्रॉम बैंक से, तो यहाँ पे ये दोनों अकाउंट एक साथ अफेक्ट होते हैं, दैट इज कॉन्ट्रा एंट्री। और जो लेजर फोलियो जो ऑप्शन होता है, तो वहां पे हम जो है सी लिखते हैं जब रिकॉर्डिंग करते हैं। देन पेटी कैश बुक जो है ये एक ऐसी बुक होती है जहाँ पे जो है पेटी एक्सपेंसेस या डेली एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के, वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। पेटी कैश बुक जो है वो इम्प्रेस सिस्टम पे बेस्ड है। पेटी कैश बुक ये जो है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एज वेल एज बुक ऑफ फाइनल एंट्री होती है। ये जो है जर्नल और लेजर दोनों का काम करती है। अब बात करते हैं, 2 तरह के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट है ना, सेल बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, और इसको हम कहीं भी शो नहीं करते, ठीक है। और ये जो है जब गुड्स परचेज की जाती है वहाँ पे अलाउ किया जाता है, और ये हो सकता है क्वांटिटी बदलने से चेंज हो जाए। जबकि कैश डिस्काउंट क्या होता है कि इसलिए दिया जाता है जिससे कि सामने वाला तुरंत के तुरंत आपको पेमेंट कर दे, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, और इसको लेजर में शो किया जाता है, ठीक है। इसका अकाउंट ओपन होता है लेजर में, और ये इमीडिएट पेमेंट के लिए दिया जाता है, और जो है ये समय के साथ बदलता रहता है। देखो ट्रेड डिस्काउंट क्वांटिटी से चेंज होता है, जबकि कैश डिस्काउंट टाइम के साथ चेंज होता है ना। जर्नल, जर्नल मतलब कि अ डे बुक या डेली बुक ऑफ अकाउंटिंग, इसमें 5 कॉलम होते हैं जर्नल में। अब क्या बोलते हैं, जो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं इसकी जो प्रोसेस होती है उसको जर्नलाइजिंग बोलते हैं।
ट्रांजेक्शन्स को क्रोनोलॉजिकल यानी डेट वाइज ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल जो है वो फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस है जहाँ पे रिकॉर्डिंग होता है। जर्नल एंट्री में दो तरह की एंट्री होती है, सिंपल जर्नल एंट्री देन कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड जर्नल एंट्री में दो या दो से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट किए जाते हैं। ना लेजर, लेजर को जो है लेजर को प्रिंसिपल बुक कहा जाता है और यहाँ पे परमानेंट समरी होती है, अलग अलग ट्रांजेक्शन की पूरी पूरी समराइजेशन होता है। देन फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग, यानी जर्नल से जो लेजर तक होता है उसको पोस्टिंग कहते हैं। इसमें 8 कॉलम्स होते हैं लेजर में और यहाँ पे अलग अलग ट्रांजेक्शन, डिफरेंट ट्रांजेक्शन का क्लासिफिकेशन यानी डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट अकाउंट्स बनाए जाते हैं, तो बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहा जाता है। नाउ ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि अकाउंट्स का जो समराइजेशन होता है यानी वो अकाउंट्स की लिस्ट होती है, यानी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं। ये एक स्टेटमेंट है, याद रखना, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है। ट्रायल बैलेंस को मैथमेटिकल करेक्टनेस यानी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी जानने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। दूसरी चीज, ट्रायल बैलेंस जो है कोई पर्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं बल्कि एक पर्टिकुलर डेट के लिए बनाया जाता है और इससे हम फाइनेंशियल, इसकी हेल्प से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि सारे अकाउंट्स का समराइजेशन होता है इसमें। अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता तो हमें एक न्यू अकाउंट बनाना पड़ता है जिसको सस्पेंस अकाउंट कहते हैं और सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट हो सकता है। अगर डेबिट बैलेंस होगा तो हम जो है रिकॉर्ड करेंगे इसको असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, एंड अगर ये जो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा तो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस में अपीयर नहीं होता। डेबिट आइटम जो होते हैं ट्रायल बैलेंस के, वो होते हैं एसेट, परचेज, एक्सपेंस, लॉस, ड्राइंग, सेल्स, रिटर्न। जो क्रेडिट आइटम्स होते हैं ट्रायल बैलेंस के, वो होते हैं लायबिलिटी, सेल्स, इनकम, प्रॉफिट, कैपिटल, परचेज, रिटर्न। अब यहाँ पे 3 मेथड्स होती है ट्रायल बैलेंस की, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड एंड टोटल एंड बैलेंस मेथड। नाउ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो अकाउंटिंग एरर्स होते हैं वो कुछ चीज़ों में क्लासीफाई किए जाते हैं। दो तरह के एरर्स होते हैं, एक एरर होता है जिससे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होता है, दूसरा एरर होता है जिससे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता। और एरर जो कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं वो दो पार्ट्स में उनको कैटेगराइज किया जाता है। जैसे कि एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जब ओमिशन हो गया यानी पोस्टिंग नहीं की एक अकाउंट में, जब ट्रांजेक्शन हुआ कि एक अकाउंट में पोस्टिंग करना भूल गए, एरर ऑफ कमीशन तब आता है जब हम क्या करते हैं कि अमाउंट या तो ज़्यादा ओवर कास्टेड कर देते हैं या अंडर कास्टेड करते हैं कोई एक अकाउंट में, या तो हमने किसी रॉन्ग अकाउंट या रॉन्ग साइट पे पोस्टिंग कर दिया, तब होता है। नाउ एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स, यानी जो एरर्स जो अफेक्ट नहीं करती हैं ट्रायल बैलेंस को, वो दो तरह की होती हैं। ठीक है, सॉरी, कुछ टाइप की होती है, लाइक एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है कि मे भी हो सकता है कि नॉलेज की कमी की वजह से वो जो है इस तरह की एरर होती है, मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया गया, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हुई ना। कंपनसेटिंग एरर्स, इसमें क्या होता है कि इस तरह की एरर होती है ना कि दो या दो से ज्यादा एरर्स होती है, इस तरह की एरर्स होती हैं जिससे कि दोनों साइड एरर, डेबिट और क्रेडिट साइड होती हैं और बैलेंस मैच हो जाता है, अकाउंट नील हो जाता है। देन एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, ठीक है, ये एरर होती है जब कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड नहीं किया गया बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एट ऑल, ठीक है, मतलब पूरी की पूरी एंट्री छूट गई। देन एरर ऑफ कमीशन, इसमें क्या होता है कि ये एरर तब होती है जब हमने रॉन्ग रिकॉर्डिंग की या रॉन्ग कास्टिंग की या रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड या रॉन्ग पोस्टिंग हुई। नाउ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, तो दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट में, जैसे पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है कोई इंडिविजुअल, फर्म या कंपनी से रिलेटेड या इंस्टीट्यूशन या बैंक से रिलेटेड। पर्सनल अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, नेचुरल पर्सन, जैसे कि जो हम जैसे लोग होते हैं, राम श्याम सीता। आर्टिफिशियल पर्सन यानी जैसे कंपनी, बैंक, इंस्टीट्यूशन, इन सबको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। देन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में जैसे कि कैपिटल, ड्राइंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रिपेड एक्सपेंस एक्सेट्रा, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है ना। अकाउंटिंग रूल्स, तो अकाउंटिंग रूल्स कौन कौन से हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इस चीज का पर्सनल अकाउंट का ये रूल है कि जो रिसीवर है उसको डेबिट करना है और क्रेडिट करना है गिवर को।
ना इम्पर्सनल अकाउंट में दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, रियल एंड नॉमिनल। अब रियल अकाउंट जो असेट्स से रिलेटेड होते हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। टेंजिबल एसेट्स यानी वो असेट्स जिनको हम छू देख सकते हैं, जैसे लैंड, मशीन, फर्नीचर एक्सेट्रा। इंटेंजिबल एसेट्स में क्या होता है, हम इनको छू नहीं सकते हैं, ये इंटेंजिबल होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, दैट आर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। अब इसका रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि जो आता है उसको डेबिट करना और जो जाता है वो क्रेडिट हो। नो नॉमिनल अकाउंट जो है ये वो अकाउंट है जो इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म से रिलेटेड है, लाइक सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन एक्सेट्रा। और इसके अकाउंटिंग होते हैं डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम द प्रॉफिट एंड गेन। तो यहाँ पे इस तरह से इसका रोल है। अगर हम जो है एडजस्टमेंट को नॉमिनल अकाउंट आइटम से ऐड करेंगे तो यहाँ पे इसको एज अ पर्सनल अकाउंट ट्रीट किया जाएगा। एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब बात करते हैं रूल्स जो है डेबिट और क्रेडिट के। असेट्स के लिए क्या होता है कि अगर इंक्रीज हुआ तो डेबिट करेंगे और डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। और लाइबिलिटीज के लिए, लाइबिलिटी जो है डेबिट होगी जब डिक्रीज होगी और इंक्रीज होगी तब क्रेडिट करेंगे। कैपिटल में डेबिट होगा, डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज। रेवेन्यू के लिए डेबिट करेंगे डिक्रीज को और क्रेडिट करेंगे इंक्रीज को। एक्सपेंसेस के लिए डेबिट करेंगे इंक्रीज एंड क्रेडिट करेंगे डिक्रीज। नाउ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन। तो पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है दैट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो इस जो ये कॉन्सेप्ट है इसको अकॉर्डिंगली ऐसा माना जाता है कि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी, ठीक है, बिजनेस क्या है, सेपरेट एंटिटी है उसके ओनर से। जैसे कि आपको पता होगा जो ड्राइंग और कैपिटल जो कॉन्सेप्ट आया दैट इज बेस्ड ऑन, जो ड्राइंग और कैपिटल जो कॉन्सेप्ट है ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। यानी कि जो अगर कोई भी ओनर बिजनेस में कोई कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है या अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ लेके जा रहा है अमाउंट या तो गुड्स, तो उसको ड्राइंग अकाउंट में ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो ये कहा जाता है जो बिजनेस है उसके और ओनर्स के जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सेपरेटली ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है। नाउ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली ये कहा जाता है कि जो है अकाउंटिंग में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं जिनको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन चाहे जितनी क्यों इंपॉर्टेंट ना हो लेकिन उसको इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, जो यहाँ पे इस अकॉर्डिंगली ऐसा कहा गया, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के हिसाब से अकाउंट बनाए जाते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर ईयरली कॉन्सेप्ट होता है और तो ज़्यादातर वो फाइनेंशियल ईयर जो हम देखते हैं जिसको, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस ये सारे जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं। नाउ गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली ऐसा कहा जाता है कि जो बिजनेस है वो लंबे टाइम तक चलने वाला है, मतलब बहुत शॉर्ट पीरियड में इसको बंद नहीं करेंगे, इसीलिए तो डेप्रिसिएशन दिया जाता है जो फिक्स असेट्स पे, दैट इज बेस्ड ऑन गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट। देन एक्रूअल कॉन्सेप्ट। इसके अकॉर्डिंगली, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली ये कहा गया है कि इनकम और एक्सपेंसेस जो है जैसे ही वो अर्न यानी रिकॉग्नाइज हुए वैसे ही जो है वो अर्न, उनको तभी अर्न, जैसे ही वो अर्न हुए, इनक्योर हुए तभी उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, ना कि जब उनका मनी रिसीव होता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली असेट को जो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड किया जाता है ना कि उसकी मार्केट प्राइस पे, इसलिए कॉस्ट जो है वो बेसिस बनता है अकाउंटिंग का। नो मैचिंग प्रिंसिपल। तो वेल, मैचिंग प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली ये कहा जाता है कि जिस पीरियड में एक्सपेंसेस पे किए गए हैं, ठीक है, तो उसी पीरियड के जो रेवेन्यू इनकम्स हैं उसको मैच करना जरूरी है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो इसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है, मतलब एक साइड इनकम और एक साइड एक्सपेंसेस वो सारे मैच होने चाहिए उसी पीरियड के होंगे। देन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली ये कहा जाता है हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट, दो इफेक्ट होते हैं, ठीक है।
और जो डेबिट एंड क्रेडिट वाला जो रूल था, देन यहाँ पे बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन भी इसी पे बेस्ड है, लाइक एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। देन ऑब्जेक्टिव वेरीफेबल कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कहते हैं कि जो है इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली कहते हैं कि जो अकाउंटिंग डेटा है वो डेफिनिट, परफेक्ट, वेरीफिएबल होनी चाहिए और किसी तरह का इसमें पर्सनल बियास अकाउंटेंट का नहीं होना चाहिए। देन रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, तो इसके अकॉर्डिंगली ये कहते हैं जो इनकम्स है यानी रेवेन्यूज है उनको रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है, ठीक है, जब मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाती हैं। देन अकाउंटिंग कन्वेंशंस कौन कौन से हैं, तो 4 अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते हैं। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी कि जैसे कहते हैं कि एक बार एक एंटिटी सिलेक्ट कर दिया, मतलब एक तरह का अकाउंटिंग मेथड किसी चीज़ के लिए डिसाइड कर दिया, तो सेम मेथड को फॉलो करना होगा फ्यूचर में। जल्दी जल्दी मेथड्स को बदलना नहीं होगा जब तक कोई परफेक्ट रीजन ना हो, ठीक है, जैसे कि डेप्रिसिएशन की जो मेथड्स होती हैं, स्ट्रेट लाइन या WDV मेथड, या तो स्टॉक की फीफो लिफो मेथड्स होती हैं, तो कोई परफेक्ट रीजन चाहिए होता है तब ये चेंज की जाती हैं। सॉरी, तभी चेंज होती है, बार बार ये जल्दी जल्दी चेंज नहीं किया जाता। देन कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, यानी इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि जो है आपको प्रॉफिट का एंटिसिपेट नहीं करना है, लेकिन जितने फ्यूचर में जो प्रोबेबल लॉसेस हैं उसका एग्जम्पशन करना है, जैसे कि बैड डेट प्रोविजन जो किया जाता है, that is based on convention of conservatism और prudence concept। and जो स्टॉक, जो हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो वो सारी चीज़ें इस पे ही बेस्ड है। देन कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, इसके इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जितनी भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है यूजर्स के लिए, जिससे फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, तो वो सारी चीज़ें दिखाना बहुत ज़रूरी, इवन चाहे वो नोट्स के ज़रिए क्यों ना दिखाना पड़े। देन कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, यानी कि वो इवेंट्स जिनका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता है वही चीज़ों को रिकॉर्ड करना है, और जो इनसिग्निफिकेंट थिंग्स है उनको इग्नोर किया जाता है। इसीलिए आपको पता होगा जैसे छोटी छोटी चीज़ें जब खरीदी जाती हैं, लाइक पिन है, स्टेपलर है, पेंसिल है, ऑफिस की ऐसी चीज़ें हैं, ये सारी छोटी मोटी चीज़, तो इसको अलग अलग रिकॉर्ड करने की बजाय इनको एक स्टेशनरी एक्सपेंस इस तरह से इनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये जो है बेस्ड है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी ना। GAP का फुल फॉर्म याद रखना, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ना। अब याद रखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, करंट असेट्स में कैश एंड बैंक इन्वेंट्री डेप्टर, यानी जो कि करंट एसेट जो जल्दी से इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं कैश में, ठीक है, वो है। देन फिक्स असेट्स में आएगा मशीन, लैंड, ट्रक, बिल्डिंग, ठीक है। फिक्टिशियस असेट में आता है शेयर इशू एक्सपेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। देन लिक्विड एसेट्स में कैश, बैंक, बिल्स रिसीवेबल। देन एब्सोल्यूट लिक्विड assets, cash, bank, current investment, then wasting assets, mines, oil, timber, tangible assets में आएगा plant, furniture, machine, intangible assets में goodwill, copyright, trademark, ओके। उनके साथ साथ अभी और भी दिए हैं, जैसे करंट असेट्स में प्रीपेड एक्सपेंस, बिल्स रिसीवेबल, फिक्स असेट में फर्नीचर, बिल्डिंग। देन फिर फिर कौन कौन से हैं, ओके, फिक्टिशियस असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स में आएगा अंडरराइटिंग कमीशन, एडवर्टाइजमेंट। देन फिर लिक्विड एसेट्स में डेप्टर, करंट इन्वेस्टमेंट, वेस्टिंग एसेट्स में कोल, तो स्टॉक, कंप्यूटर, ये सारे जो हैं ये सारे आएंगे टेंजिबल एसेट्स, हम कह सकते हैं जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है। हम सॉफ्टवेयर, पेटेंट्स, ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते। Now, करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म लोन। लाइबिलिटीज जो है इसमें फिक्स असेट में आता है, सॉरी, फिक्स लाइबिलिटीज में डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन, बॉन्ड्स। एंड कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज, ठीक है, जो ये होते हैं, और इसमें आएगा बैंक गारंटी, प्रोडक्ट वारंटी, लॉस यू, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज।
अब बात करते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का इस्तेमाल किस लिए हम कर सकते हैं। तो इसके बारे में सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में कहा गया है सिक्योरिटी प्रीमियम ये एक कैपिटल प्रॉफिट है और इसको हम फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और जो हमने डिस्काउंट अलाउ किया था इशू ऑफ शेयर या डिबेंचर्स वो सारे जो एक्सपेंसेस हैं उसके राइटिंग ऑफ के लिए यूज़ कर सकते हैं, शेयर्स या डिबेंचर जो प्रीमियम पे रिडीम करने के लिए यूज कर सकते हैं, और बाय बैक ऑफ ओन शेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेशन ओवर करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। Hello students, welcome to Value Update. And this is our third session of counting. Students, if you want the PYQs of BCom entrance examination, then please download our app from the Google Play Store, and from there you can obtain our previous year questions related to entrance examination and many more important study material from there, and which will be helpful for scoring good marks. Okay, so and if you have not subscribed our YouTube channel, then please subscribe our YouTube channel for future related updates. So now let's begin our session. तो कंपनी क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन दी गई है, प्रोफेसर हैनी ने दी है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ यानी कोई एक्ट या लॉ के द्वारा ही क्रिएट किया जाता है। इसकी खुद की पहचान होती है, हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब इसका खुद का वजूद होता है, मतलब कोई बंदा बिजनेस में आता है जाता है, उसकी डेथ होती है या वो इंसान होता है मेंटली डिस्टर्ब हो या कुछ भी हो, उससे कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कंपनी उससे बंद नहीं होती, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड अ कॉमन सील, कंपनी की कंसर्न शो करने के लिए, जैसे हम अपनी मर्जी दिखाने के लिए सिग्नेचर यूज करते हैं, सेम वे में कंपनी की कंसर्न शो करने के लिए बिजनेस डीलिंग के लिए कॉमन सील यूज की जाती है। ओके, दैट इज कंपनी। ठीक है, अब बात करें तो कंपनीज जो है जो कि कंपनी जो रजिस्टर्ड होती हैं अंडर कंपनीज एक्ट, वो कौन कौन सी हैं, दैट वी विल सी। तो जैसे कि कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट। अब अनलिमिटेड कंपनी वो होती है जिनकी लायबिलिटी पे कोई लिमिट नहीं हो। और दूसरी चीज क्या है, तो इंडिया में इस तरह की कोई कंपनी होती नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस तरह का कोई एक्ट में दिया नहीं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, हर एक मेंबर जो है वो अपनी गारंटी देता है कि वो अगर बिल्ड अप कंपनी हुई या लिक्विडेट हुई तो उस इवेंट में वो कितना अमाउंट वो श्योरली देगा, तो दैट गारंटी हो गया। देन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो इसमें क्या होता है, हर एक मेंबर को पूरा जितना उसका वैल्यू की जो नॉमिनल वैल्यू है उसके शेयर्स की उतना अमाउंट उसको पे करना होगा, दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में होती है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। अब बात करें प्राइवेट कंपनी के बारे में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में दिया हुआ है। पब्लिक कंपनी के बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में दिया हुआ है। प्राइवेट कंपनी जहाँ पे मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। प्राइवेट कंपनी यानी कि ये जो है प्रोस्पेक्टेड यानी एडवर्टाइजमेंट इशू नहीं कर सकता पब्लिक को, ठीक है, जनरल पब्लिक को ये इशू नहीं कर सकते प्रोस्पेक्टस, जबकि पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है पब्लिक को, यानी पब्लिक को वो शेयर इशू करने के लिए इन्विटेशन दे सकती है। प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफर नहीं करे जा सकते, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, जबकि पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफर हो सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ना कंपल्सरीली जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके एंड ऑफ नेम में प्राइवेट लिमिटेड यानी पीवीटी लिमिटेड अटैच करना होता है, जबकि पब्लिक कंपनी के एंड में सिर्फ और सिर्फ वर्ड लिमिटेड लगाया जाता है। प्राइवेट कंपनी को जो है कंपल्सरी यानी कि मैंडेटरी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना होता है, जबकि पब्लिक कंपनी जो है उसको जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, कंपल्सरी। नाउ प्राइवेट कंपनी को किसी तरह की स्टेट्यूटरी मीटिंग नहीं करनी होती, जबकि पब्लिक कंपनी को जो है 6 महीनों के अंदर यानी उनको जो सर्टिफिकेट ऑफ जो कमेंसमेंट मिला है उसके 6 महीनों के अंदर उनको एक स्टेट्यूटरी मीटिंग रखनी होगी। प्राइवेट कंपनी है ना, उनको जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है उसके बाद वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी को तभी बिजनेस वो स्टार्ट कर सकती है जब उनको लेटर ऑफ कमेंसमेंट मिल जाता है।
जो पब्लिक प्राइवेट कंपनी उसके शेयर स्पॉट नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट में, जबकि जो पब्लिक कंपनी उसके शेयर स्पॉट किए जा सकते हैं स्टॉक मार्केट में। ना बात करें तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स बहुत मैंडेटरी हैं, जबकि जो यहाँ पे जो पब्लिक कंपनी वहाँ पे 3 डायरेक्टर्स कंपल्सरी होने चाहिए। फिर प्राइवेट कंपनी जो होती है वहाँ पे किसी तरह का मैनेजर रेम्युनरेशन का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जबकि जो पब्लिक कंपनी वहाँ पे मैनेजरियल रेम्युनरेशन 11% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं 1% कंपनी, तो इसके बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में दिया हुआ है। नाउ ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 1% मेंबर होता है, ये नेचुरल एंड रेसिडेंट हो सकती है, इसका मिनिमम पेड अप कैपिटल ₹1 लाख होना चाहिए और इसमें डायरेक्टर्स 1 से लेकर 15 रखे जा सकते हैं। यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं होती, और जो ऑपरेट 1% कंपनी उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है। जब 2 ईयर पूरे हो जाएं और इनका जो पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख से ज्यादा हो जाए, या तो एवरेज एनुअल टर्नओवर उनका 2 करोड़ से ज्यादा होगा तभी। अब बात करें तो शेयर क्या होता है, तो जो कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है उसके जो स्मॉल डिनोमिनेशन यानी जो छोटे छोटे जो पार्ट किए जाते हैं, ठीक है, सपोज 1 लाख कैपिटल टोटल, और यहाँ पे जो है शेयर्स की कीमत बताए हैं, एक 1000 शेयर्स हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमें जैसे यहाँ पे 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, इस तरह से तो आप समझ सकते हो, ठीक है, दैट आर शेयर्स। नाउ जो शेयर होते हैं, ठीक है, जो शेयर होते हैं तो ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि इसको आप ट्रांसफर कर सकते हो, और ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली ट्रांसफरेबल होते हैं। इनको सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के मुताबिक इसको एज अ गुड भी ट्रीट किया गया है। इसको आप खरीद सकते हो, बेच कर सकते हो, गिरवी रख सकते हो, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ शेयर, तो इसके बारे में अंडर सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में दिया गया है, ठीक है। और शेयर्स जो होते हैं वो मेनली इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं जिनको सबसे पहले डिविडेंड दिया जाता है बिफोर पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, और यहाँ पे कह सकते हैं कि जब प्रेफरेंस शेयर जो है, जब कंपनी वेंड अप हुई तो सबसे पहले पेमेंट इन्हीं को की जाती है, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल से पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पे किया जाता है। लेकिन याद रखना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का फिक्स डिविडेंड होता है, लेकिन इनका कोई वोटिंग राइट नहीं होता, लिमिटेड वोटिंग राइट होता है, ठीक है, पहले से डिसाइडेड होता है इनका डिविडेंड रेट, और इसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। लेकिन याद रखना इसमें रिस्क कम होता है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो एरियर्स भी हो सकते हैं, और मैनेजमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं होता, इनको रिडीम किया जा सकता है ना। इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं उनको रियल ओनर्स कहा जाता है फर्म का, और इनको जो है डिविडेंड मिलता है लेकिन कोई फिक्स नहीं होता। देन इनके पास ये होता है, इनके पास फुल वोटिंग राइट होता है, ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ये प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। लेकिन यहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता, और इनका अगर डिविडेंड कोई एरियर है तो वहां पे इनको कोई राइट नहीं मिलता, मतलब कि फ्यूचर में अगर ज्यादा प्रॉफिट किया कंपनी तो वहां पे इनको जो है एरियर डिविडेंड नहीं मिलता। लेकिन ये है कि अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ तो वहां पे उसका वो प्रॉफिट के हकदार इक्विटी शेयर्स होते हैं। इनको रिडीम नहीं करते, जब बिजनेस या कंपनी विंड अप होती है तभी इनका पेमेंट किया जाता है, ठीक है, इसलिए रिडीम नहीं होते। अब बात करते हैं राइट शेयर्स, तो राइट शेयर्स यानी जो पहले से जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, तो उनको जो है जब अगर न्यू शेयर्स इश्यू किए गए तो सबसे पहले उनको जो है वो हक दिया जाता है, तो वो कहेंगे राइट शेयर्स, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है ये होता है कि हमें सब्सक्राइब कैपिटल इंक्रीज करना है। रेड शेयर जो है वो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उसके रेशियो में दिए जाते हैं, इसको रेगुलेट किया गया एज पर सेक्शन 81 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है। नाउ बोनस शेयर्स, तो कंपनी जो है कंपनी कई बार बोनस को शेयर फॉर्म में दे सकती है। यहाँ पे क्या होता है कि ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी यहाँ पे क्या होता है कि कैश जनरेट नहीं होता, लेकिन शेयर्स इश्यू हो जाते हैं, मतलब ये एक तरह का प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन होता है। यहाँ पे कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। दूसरी चीज, बोनस शेयर्स हमेशा फुल्ली पेड अप होते हैं,
नाउ डिफर्ड शेयर्स क्या होता है, तो ये जो प्रमोटर या फाउंडर्स होते हैं कंपनी के, उनको इश्यू किए जाते हैं। यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता, और यहाँ पे डिविडेंड जो है पे किया जाता है लास्ट में, यानी जब इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स की मैच्योरिटी पेमेंट हो गई उसके बाद। अब बात करें, कोई भी पब्लिक कंपनी जो है वो डिफर्ड शेयर इश्यू नहीं कर सकती। डिफर्ड शेयर जो है वो एक कॉमन सोर्स ऑफ इक्विटी नहीं है, इसमें हाईएस्ट रिस्क होता है, और ये जो शेयर्स होते हैं इनको फाउंडर शेयर्स या मैनेजमेंट शेयर्स कहा जाता है। अब बात करें तो स्वीट इक्विटी शेयर्स की, इसके बारे में सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट में दिया गया है। ये एम्प्लॉइज डायरेक्टर्स को एट अ डिस्काउंट या तो कंसिडरेशन अदर देन कैश दिए जाते हैं, और ये इसलिए इश्यू किए जाते हैं मतलब कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को अवेलेबल करने के लिए। इनका पीरियड, लॉक इन पीरियड 3 इयर्स होता है। नाउ ब्लू चिप शेयर्स, तो शेयर जो शेयर्स ऑफ कंपनीज विद लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है, जिनका ज़्यादा लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, उन कंपनीज के शेयर को कहा जाता है। और ये जो शेयर्स होते हैं ये इनकी वैल्यू कंटिन्यूसली ग्रोइंग होती रहती है, और ब्लू चिप कंपनीज को लीडर्स कहा जाता है फील्ड का। और यहाँ पे मतलब ये बहुत ही अच्छी कंपनीज होती है, फाइनेंशियली स्टेबल होती हैं, तो यहाँ पे इसकी वजह से इसमें रिस्क कम होता है। अब बात करें एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP, तो एम्प्लॉई बेनिफिट स्कीम, ये एक तरह से एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम है। ये एम्प्लॉइज डायरेक्टर ऑफिसर्स को एट अ रेट दिया जाता है कंसिडरेबली लेसर देन दी प्रिवेलिंग मार्केट रेट। इसके बारे में सेक्शन 62 सबसेक्शन 1B ऑफ द कंपनीज एक्ट में डिस्क्राइब किया गया है, और इसके पहले एक जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना होता है। याद रखना, ये ऑप्शन को प्लेज नहीं कर सकते, इसको हाइपोथेटिकेट नहीं कर सकते, मोर्टगेज नहीं किया जा सकता, मतलब किसी तरह से इनको गिरवी नहीं रख सकते आप, और इसमें लॉक इन पीरियड 1 ईयर होता है। अब बात करते हैं कि सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में कहा गया है कि कोई भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है वो जो है प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकती है, लेकिन उसका जो है मतलब वो 20 साल से ज्यादा का पीरियड के लिए नहीं कर सकती, विच इज इरिडीमेबल और रिडीमेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 20 ईयर, यानी मैक्सिमम ऑफ 20 साल के लिए ही कर सकते हैं। अब बात करें टाइप्स ऑफ कैपिटल, तो ऑथराइज कैपिटल होता है जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम कैपिटल, जिसको नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल किया जाता है, जिसको हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में शो करते हैं, मतलब कि इतना लिमिट है जिसके मतलब पूरी लाइफ टाइम के दरमियान जो है जो कंपनी है वो सिर्फ मैक्सिमम जितनी इसमें जो कैपिटल रजिस्टर की गई इतना ही वो इश्यू कर सकती है। ना इशूड कैपिटल, तो इशूड कैपिटल जो कि जो जो ये नॉमिनल कैपिटल इसमें से जो कंपनी ने इश्यू किया है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन के लिए। नाउ सब्सक्राइब कैपिटल, यानी कि जो जो पब्लिक है उन्होंने जितना सब्सक्रिप्शन लिया है कैपिटल, जैसे इश्यू किया था, सपोज 1 लाख, ठीक है, 1 लाख टोटल कैपिटल इशू की गई थी, लेकिन सब्सक्राइब हो गई 1,20,000, ठीक है, ये सब्सक्राइब कैपिटल है। नाउ कॉल्ड अप कैपिटल, जो कि जिसे इतना कंपनी ने जो जैसे अब क्या किया, बाकी 20,000 वापस कर दिए, ठीक है, अब उनके पास इतनी कैपिटल बची। अब इसमें से जैसे 1 लाख मंगवाई थी, इसमें से कंपनी ने क्या किया, 80,000 मंगवाए हैं और 20,000 उन्होंने फ्यूचर के लिए रख दिए, तो ये कॉल्ड अप कैपिटल हुई। अब 80,000 में से जितना पब्लिक पे करेगी वो पेड अप कैपिटल होगी, ठीक है, और जो रह जाएगा वो अनकॉल्ड कैपिटल आएगा। नाउ रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल यानी सेक्शन 65 द कंपनी एक्ट में दिया गया है कि सिर्फ अनलिमिटेड कंपनी जो है उनका शेयर कैपिटल होता है, तो जो मतलब कि जो अनलिमिटेड कंपनी जिनका शेयर कैपिटल होते हैं जो लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करते हैं उनका रिजर्व कैपिटल होगा। और रिजर्व कैपिटल यानी कि मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड या कोई कंटीजेंट लायबिलिटीज के लिए जो रखा जाता है, दैट इज रिजर्व कैपिटल। फिक्स कैपिटल, देन वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल जो लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए यूज किया जाता है, एंड वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए यूज होता है। नाउ बात करें रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व में क्या फर्क है, तो रिजर्व कैपिटल जो है इसको बनाना जरूरी नहीं होता, जबकि कैपिटल रिजर्व जरूरी होता है क्रिएट करना। रिजर्व कैपिटल अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए एक रिजोल्यूशन जो है करना होता है, जबकि कैपिटल रिजर्व के लिए कोई रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं होती। रिजर्व कैपिटल जो है बैलेंस शीट में शो नहीं होता, जबकि कैपिटल रिजर्व शो किया जाता है, और रिजर्व कैपिटल को सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग अप के टाइम यूज किया जाता है, जबकि कैपिटल जो रिजर्व है उसको कैपिटल लॉस राइट ऑफ करने के लिए यूज होता है।
अब बात करें तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में दिया गया है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर पब्लिक कंपनी यूज करती है, ठीक है। और इसको प्रोमोटर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव शेयर होल्डर्स ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, एनआरआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि LIC, देन GIC, UTI, ठीक है, देन ICICI, तो इनको इशू किया जाता है। यहाँ पे प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जो है प्रोस्पेक्टस के बदले स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है। लॉक इन पीरियड 3 इयर्स होता है ना। पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स की बात करें तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, मतलब कि ये पब्लिक कंपनी यूनाइट करती है और यहाँ पे जो है इन्विटेशन दिया जाता है पब्लिक को। देन यहाँ पे एप्लीकेशन कितने होने चाहिए, तो इश्यू प्राइस के 25% प्राइस से लेस देन नहीं होना चाहिए। देन यहाँ पे अलॉटमेंट के लिए क्या होता है कि कंपनीज को जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए 2013 में कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं बताया है, लेकिन सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए। सेक्शन 39 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनी में दिया हुआ है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है 30 दिन के अंदर जो है डेट ऑफ इश्यू से मिल जाना चाहिए, अदरवाइज जो अमाउंट होगी उसको 15 डेज के अंदर वापस करना होगा। अगर डिले होता रिफंडिंग अमाउंट में तो वहां पे इंटरेस्ट के साथ यानी 15% पर एन्यूम का इंटरेस्ट लगेगा, उसके साथ रिफंड करना पड़ेगा। अब बात करें कॉल्स करनी है तो उसके लिए क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ही कॉल्स की जाएंगी। अब कुछ पॉइंट्स बात करते हैं, जो पॉइंट्स रिमेम्बर करना बहुत ज़रूरी है। जो एप्लीकेशन होती है अलॉटमेंट या कॉल्स, वहाँ पे जो है इश्यू प्राइस का कम से कम क्या होता है कि 25% से ज़्यादा अमाउंट एक्सीड नहीं होनी चाहिए। अब बात करें तो जो डेट ऑफ अलॉटमेंट हुई उस डेट के अलॉटमेंट की डेट के बाद सारी जितनी कॉल्स है वो 12 महीनों के अंदर ही करवानी होगी और 2 कॉल्स के बीच में एटलीस्ट 1 महीने का गैप तो होना चाहिए और 14 डेज नोटिस तो एटलीस्ट देनी ही पड़ेगी कॉल्स के लिए। नाउ प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में कहा गया है कि कोई भी जो शेयर्स हैं जो उसको डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ स्वीट इक्विटी शेयर्स ही डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। अब एंट्री जब शेयर्स को प्रमोटर्स को इशू किया जाता है तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और फॉर्मेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। देन इश्यू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स, जब वेंडर्स को इशू किए जाते हैं तो वहाँ पे व्हेन एसेट्स जब परचेज होते हैं तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। देन व्हेन शेयर्स इश्यू टू वेंडर्स तो वहाँ पे आएगा वेंडर्स अकाउंट टू शेयर कैपिटल। नाउ एज पर टेबल F ऑफ शेड्यूल फर्स्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये याद रखो कि जब इंटरेस्ट होगा कॉल इन एरियर्स पे तो 10% पर एन्यूम आएगा। देखो यहाँ पे कंपनी एक्ट बोला है ना कि सेबी, याद रखना। टेबल F ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनी एक्ट में कहा गया कि कॉल इन एरियर्स होगा तो 10% पर एन्यूम एंड इंटरेस्ट जो होगा कॉल इन एडवांस पे 12% पर एन्यूम। अब बात करते हैं फॉरफीचर शेयर्स। तो फॉरफीचर शेयर्स क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि शेयर्स जो है जब शेयर होल्डर्स अमाउंट नहीं पे कर पाए, ठीक है, और उन्होंने पे नहीं किया उसकी वजह से जब ये शेयर्स को कैंसिल किया जाता है दैट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। और फॉरफीचर सिर्फ अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट करेगा ना, उसमें अगर पहले से डिसाइडेड है ना तो ही आप फॉरफिट कर पाओगे, अदरवाइज नो, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी एंट्री, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप अकाउंट जो होती है टू कॉल इन एरियर्स, यानी जो अनपेड अमाउंट है ना वो कॉल इन एरियर्स भी, और जो पेड अमाउंट जो कि जो 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 शेयर होल्डर्स थे उन्होंने जितनी अमाउंट पे की थी ना तो वो जब्त कर ली गई, तो उसको हम कहेंगे उसको फॉरफीचर में डालेंगे। अब बात करते हैं कि जो शेयर्स फॉरफिट किए गए हैं उसको कंपनी जो है री इश्यू कर सकती है, ठीक है, और जो है जो बैलेंस बचता है उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो होते हैं उसका नेचर यानी वो एक तरह का पर्सनल अकाउंट हुआ, ठीक है।
अब बात करते हैं डिबेंचर्स की। तो डिबेंचर्स एक तरह से एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है, एक तरह का सर्टिफिकेट ऑफ लोन होता है, और ये जो है फर्म का बोरोइंग कैपिटल शो करता है। डिबेंचर जो होल्डर्स होते हैं, मतलब क्या होता है, जिन्होंने डेप्ट दिया है ना कंपनी को, उनको है ना उसके रिटर्न में सर्टिफिकेट दिया जाता है जो दिखाता है, उस पर एक डेट लिखी होती है कि इस डेट पे उनको उनकी अमाउंट वापस मिल जाएगी, और उस पर एक मैच्योरिटी डेट होती है, उसके साथ साथ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिसाइडेड होता है। तो डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट होता है, उनको उसके बदले में इंटरेस्ट दिया जाता है, और इंटरेस्ट रेट वो फिक्स होता है। डिबेंचर होल्डर्स के पास किसी तरह का वोटिंग राइट या मैनेजमेंट में कोई पावर नहीं होता, और डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिटर्स कहा जाता है। अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, तो उनको ओनर्स कहा जाता है, जबकि डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिटर्स कहा जाता है। अब बात करें कि कोई भी कंपनी जो है वो 10 साल से ज्यादा की मैच्योरिटी डेट वाले डिबेंचर्स इश्यू नहीं कर सकते, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो वहां पे वो जो है 10 साल से ज्यादा लेकिन 30 साल से ज्यादा की लिमिट नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो 10 साल से ज्यादा लेकिन 30 साल से कम वाले डिबेंचर्स इश्यू कर सकते हैं। स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ना, उसको कूपन रेट डिबेंचर्स बोलते हैं। और जो जो डिबेंचर या बॉन्ड हम कह सकते हैं जिसपे किसी तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, तो उसको जीरो कूपन बॉन्ड्स कहेंगे। ठीक है, अब बात करें टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, तो इसमें रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। देखो, रिडीमेबल जो हम एक टाइम के बाद, फिक्स डेट के बाद उसको रिडीम करेंगे, इरिडीमेबल जो कि रिडीम नहीं होंगे। ठीक है, और देन कन्वर्टिबल यानी कि जिनको हम इक्विटी शेयर से प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स जिनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। सिक्योर्ड यानी जिनपे किसी तरह का चार्ज या चार्ज क्रिएट किया गया है तो वो सिक्योर्ड होंगे। अनसिक्योर्ड यानी जो डिबेंचर जिनपे किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, देन रजिस्टर्ड जो कि रजिस्टर्ड है, और बियरर यानी जहाँ पे जो डिबेंचर होल्डर्स है उनका नेम रजिस्टर्ड नहीं, यानी मतलब वो सिर्फ और सिर्फ एक डिलीवरी से ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, देन फिक्स तो जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड है। फ्लोटिंग डिबेंचर यहाँ पे रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो चेंज होता रहता है। देन और भी आते हैं दूसरे डिबेंचर लाइक कॉलेबल, पुटेबल, सबऑर्डिनेटेड, पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स। नाउ अब बात करें तो जो रिडेम्पशन, किस तरह से डिबेंचर्स को रिडीम किया जा सकता है, तो तीन तरीके हैं। न्यू शेयर या डिबेंचर्स इश्यू करके, या तो आउट ऑफ कैपिटल, या तो आउट ऑफ प्रॉफिट। ना अब बात करें तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ये बहुत ज़रूरी होता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के लिए ही। ठीक है, और कंपनी को जो है डीआरआर क्रिएट करना होगा, एटलीस्ट उन्होंने जितना डिबेंचर इश्यू किया उसके 25% अमाउंट पे। अब बात करें तो डीआरआर किनको नहीं बनाना पड़ता, तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि आरबीआई के अंडर काम करते हैं, जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आरबीआई के अंडर काम करते हैं, बैंकिंग कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो कि नेशनल हाउसिंग बैंक के अंडर रजिस्टर्ड है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, तो उनको जो है डीआरआर क्रिएट नहीं करना पड़ता। जब जो है सारे डिबेंचर्स रिडीम किए जाते हैं तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट क्लोज किया जाता है, और जो अमाउंट बचती है उसको जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अब बात करते हैं कि इसके बारे में अंडर सेक्शन रूल 187 सी ऑफ कंपनीज रूल 2014 में कहा गया है कि हर कंपनी को जो है डीआरआर क्रिएट करना होगा, और उसमें कम से कम 15% से कम उनको इन्वेस्ट नहीं करना, मतलब एटलीस्ट 15% तो उनको इन्वेस्ट करना ही। मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स तो कौन सी है? बाय लम्प सम मेथड, बाय इंस्टॉलमेंट, बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स इन ओपन मार्केट, एंड बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स। मतलब बाय लम्प सम यानी एक साथ सारी मैच्योरिटी डेट पे जो अमाउंट पे की जाती है। इंस्टॉलमेंट वाली क्या होती है कि जितनी उसकी यूजफुल लाइफ है, यानी जितने टाइम के लिए वो डिबेंचर्स इश्यू किए गए हैं उसके हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया जाता है एवरी ईयर। इंस्टॉलमेंट में भी की जाती है। बहुत बार कंपनी क्या करती है कि अपने शेयर्स, अपने डिबेंचर्स को खुद ओपन मार्केट में परचेस कर लेती है, या तो शेयर्स को डिबेंचर्स को कन्वर्ट किया जाता है शेयर्स में। तो ये भी एक तरीका है जिससे कि डिबेंचर्स रिडीम किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम अपना सेशन ओवर करते हैं, और जो नेक्स्ट सेशन है उसमें रिमेनिंग टॉपिक्स हैं दैट वी विल
cover. Okay.